नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। दोस्तों, हम यहाँ पर बात करेंगे पेपर 1 की, और जो कि आपका सभी लोगों के लिए कॉमन है, का है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। और इसकी यूनिट 2 की बात करेंगे। अगर हम यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 जो है वो आपकी कल अपलोड कर दी गई थी। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो उसको आप लोग देख सकते हैं। यूनिट 2 के बाद में बहुत ज़्यादा 1 से 2 घंटे में के बाद में भैया आपका क्या होगा, यूनिट 3 को भी अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है। और चौथी यूनिट और 5वीं यूनिट आपको एक साथ में एक वीडियो में ही अपलोड कर दी जाएगी, जिससे कि दोस्तों आप लोग अच्छे से अपने इन यूनिटों का रिवीजन कर सकें। तो बिना समय गंवाए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि आप अपना नाम, अपने राज्य का नाम और भैया आप किस ज़िले से हैं ये ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कीजिए आपका नाम क्या है, आपका राज्य का नाम क्या है और आपके ज़िले का नाम क्या है। और हम शुरू करते हैं अपना यूनिट 2, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का, जो कि आपका अगर हम बात करें यूनिट 2.1 में क्या है भैया, आपकी है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ठीक है, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़। ठीक है, तो ये आपकी जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, इसके अंतर्गत आप लोग पढ़ोगे भैया पोलियो को। इसके अंतर्गत आप लोग पढ़ोगे सीपी यानी कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात को। और इसके अंतर्गत आप लोग पढ़ोगे मांसपेशीय दुर्विकार को, है ना, मांसपेशीय दुर्विकार को। तो ये 3 टॉपिक आप यहाँ पर पढ़ोगे और इनमें से आपका सीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीपी, और उसके बाद में मांसपेशीय दुर्विकार। ठीक है, हम लोग बात करते हैं पोलियो भी इंपॉर्टेंट है, पोलियो से भी आपसे प्रश्न बन सकता है। सबसे पहले हम जानते हैं आखिरकार भैया लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या है। तो आप कहोगे यदि कोई भी व्यक्ति जिसकी कोई दुर्घटना हो गई हो या भैया किसी प्रकार की चोट लग गई हो, अगर दुर्घटना और चोट का शिकार व्यक्ति हो चुका है, उससे उसका कोई अंग जो है वो प्रभावित हो गया है ना, उसका अंग प्रभावित हो गया या अंग है ही नहीं, जिसके कारण भैया उसको उठने में, बैठने में, चलने में, कूदने में, किसी चीज़ को पकड़ने में कठिनाई का अनुभव हो रहा है। और इन समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति को हम क्या कहेंगे भैया, यही हमारा लोकोमोटर डिसेबिलिटी का जो व्यक्ति है या गामक अक्षमता वाला व्यक्ति हम कहेंगे इन लोगों को। इसके अंतर्गत परिभाषा दी गई आरसीआई के अनुसार, यानी कि भारतीय पुनर्वास परिषद 1992 के अनुसार परिभाषा दी गई, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, कहा गया यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें शारीरिक क्षति के कारण, जिसमें क्या है, शारीरिक क्षति के कारण क्या हुआ कि व्यक्तियों की हड्डियों में या मांसपेशियों में एवं जोड़ों में, हड्डियों में, मांसपेशियों में एवं जोड़ों में जो सामान्य रूप से बाधा हो जाती है या जो सामान्य रूप से कार्य करने में बाधा हो जाती है, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे गामक अक्षमता। ठीक है, उसी को हम लोग कहेंगे गामक अक्षमता या लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहेंगे। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंतर्गत मैंने आपको बताया क्या, आपका पोलियो आएगा, है ना, पोलियो आएगा। तो आप लोग कहते थे सर पोलियो की जो हमको खुराक दी जाती थी, कहते थे बच्चे को 5 वर्ष तक पोलियो की खुराक दी जाए। क्यों दी जाती थी? क्योंकि बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती थी। जो पोलियो का वायरस, क्योंकि पोलियो किससे होता है, तो आप कहते हो सर पोलियो जो होता है वो वायरस से होता है। ठीक है, ये जो आपका वायरस है, इसमें क्या होता है, पोलियो वायरस में जो रीढ़ की हड्डी होती है बच्चे की, रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी होगी, उसमें एक होगा आपका एंटीरियर हार्म सेल होगा, भैया। वो क्या होगा, वो धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो जाएगा। जो हमारी बच्चे की रीढ़ की हड्डी है, इसमें जो एंटीरियर हार्म सेल होता है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है।
और अगर ये क्षतिग्रस्त हो जाएगा, इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, बच्चे में सर्दी, है ना, बच्चे में जुकाम, बच्चे में सर्दी जुकाम दस्त, है ना। तो इसके कारण क्या होगा कि बच्चा कमज़ोर हो जाएगा, इसके कारण क्या होगा, बच्चा कमज़ोर हो जाएगा। और तब भैया क्या होगा, ये वायरस अटैक करता है और इस वायरस के अटैक करने का खतरा जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। और कब, 5 वर्ष के पहले, 5 वर्ष के पहले जो होता है वो पोलियो बच्चे में इसका खतरा बहुत ज़्यादा होता है। और कहते हैं कि बच्चे को हम जन्म के समय से लेकर के 5 वर्षों तक पोलियो की ड्रॉप या पोलियो की खुराक देते हैं। और आपको पता है, आप सभी ने पोलियो की खुराक ली भी होगी। होगा क्या, पोलियो के कारण बच्चा गति में नियंत्रण नहीं कर पाएगा, उसको चलने फिरने में समस्या होगी, उसको शौचालय जाने में समस्या होगी, है ना, मल आदि को त्याग करने में समस्या होगी। तो इस प्रकार की जो समस्या होती है वो पोलियो में देखने को मिलती है। पोलियो के जो वायरस होते हैं वो 3 वायरस होते हैं जिनसे पोलियो होती है। पहला वायरस आपका होता है लियोन, क्या होता है, लियोन। दूसरा वायरस आपका क्या होगा, लैंसिंग, क्या होगा, लैसिंग, यहाँ पर थोड़ा सही कर लेते हैं, लैसिंग, ठीक है। और तीसरा आपका क्या होगा, आपका होगा ब्रांसाइड, ठीक है। ये 3 वायरस जो होते हैं जिनसे पोलियो होता है। अगर हम बात करें कि जो आपका पोलियो है वो कम से कम कह सकते हैं कि बहुत अगर ज़्यादा इसका हार्मफुल नष्ट हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, इससे क्या होगा, बच्चे में लकवा भी हो जाएगा। इससे क्या होगा, बच्चे में लकवा हो जाएगा। और कभी कभी ऐसे होता है कि बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है, मतलब इतना घातक हो जाता है कि बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है। क्यों, क्योंकि बच्चा श्वसन क्रिया जो होती है, उसकी जो श्वसन क्रिया होती है वो सही से काम नहीं कर पाती, वो नष्ट होने लगती है, सुचारू रूप से काम नहीं कर पाती, तो बच्चे में मृत्यु भी हो जाती है। खास करके पोलियो में हमें ये भी देखने को मिलता है। अच्छा, बचाव क्या करेंगे हम लोग, पोलियो का बचाव। तो पोलियो से बचाव क्या होगा भैया, सबसे पहले हमें बच्चे को ध्यान रखना होगा कि जो पोलियो का टीकाकरण है, यानी कि पोलियो के जो खुराक दी जाती है, टीका दिया जाता है, जो बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, तो वो भैया जन्म के समय भी देना चाहिए, है ना। उसके बाद 6 सप्ताह में, 10 सप्ताह में, 14 सप्ताह में, और प्रथम जो खुराक है, बूस्टर खुराक 1 वर्ष में उसको पिलाई जानी चाहिए। इसके बाद में जो माँ का पहला दूध होता है ना, वो भी बच्चे को संक्रमण से बचाता है। पहला पीला दूध कहते हैं ना कि माँ के संक्रमण से बचाता है बच्चे को, और बच्चे को संक्रमण से बचाता है। उसके बाद में जो भोजन होना चाहिए वो भी बच्चे को स्वस्थ देना चाहिए, जो भोजन है वो भी स्वस्थ देना चाहिए, और जो भी पानी है वो भी दूषित नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बच्चे को जो भी मक्खियाँ हैं या मलमूत्र त्यागने के लिए, जो बच्चे को कह सकते हैं कि मक्खियाँ या मच्छर हुए, इनसे भी दूर रखना चाहिए। और मलमूत्र जो है बच्चों का, उसका प्रबंध करना चाहिए, बच्चे को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, जिससे कि बच्चे को सर्दी ना हो, जुकाम ना हो, दस्त ना लगे, और बच्चे को पोलियो वैक्सीन भी देनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग पोलियो का बचाव कर सकते हैं। दूसरा आपका टॉपिक है सीपी, और भैया इसको ज़रूर समझिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रल पाल्सी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। क्या होता है प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, हम जानते हैं। अगर हम कहेंगे प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, तो इसको सबसे पहले विलियम लिट्स ने, किसने, विलियम लिट्स ने 1760 ईस्वी में इसको पहचाना, है ना। और ये जो असमानता पाई जाती है ये जो असमानता पाई जाती है, ये असमानता कह सकते हैं कि बच्चों में हाथ पैरों में या मांसपेशियों में कड़ापन पाया जाता है इस सीपी में, यानी कि सेरेब्रल पाल्सी में। तो इन्होंने, विलियम लिट्स ने इसको सर्वप्रथम पहचाना और इस असमानता के बारे में चिकित्सा की चर्चा की, जहाँ पर पाया गया कि बच्चों के हाथ पैर में और उनकी मांसपेशियों में कड़ापन पाया गया। इसके कारण जब मांसपेशियों में कड़ापन होगा तो बच्चे वस्तु को सही से नहीं पकड़ पाएंगे, है ना। बच्चे अपना कार्य जो है वो सही से नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये देखने को मिला, जिससे बच्चा चलने में भी समस्या उत्पन्न करता था। और इसे हम बहुत दिनों तक लिट्स रोग के नाम से भी जानते थे,
है ना, बहुत दिनों तक, क्योंकि विलियम लिट्स ने दिया था तो हम लोग लिट्स रोग के नाम से जानते थे, और अब हम इसी को सेरेब्रल पाल्सी के नाम से जानते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात क्या है, तो हम सीधे परिभाषा की बात करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ों पर भी हम बात करेंगे। परिभाषा है भैया बैट्सो एवं पैरेट के अनुसार 1986 की। ठीक है। बैट्सो एवं पैरेट क्या कहते थे प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात एक जटिल और अप्रगतिशील अवस्था है। यानी कि अगर ये एक बार लकवा बच्चे को हो जाता है, मस्तिष्क का लकवा, या हम कह सकते हैं प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, तो क्या होगा कि इसमें जो यह एक बार अवस्था हो जाएगी, यह प्रगतिशील नहीं है, यानी कि अप्रगतिशील है, इसको ये बढ़ती नहीं है ना। जैसे कि बच्चे को अगर ऑटिज़म हो जाता है तो वो बढ़ता है, लेकिन अगर बच्चे को सीपी हो रहा है तो वो बढ़ता नहीं है। ठीक है। जिस अवस्था में बच्चा हो चुका है अब उस अवस्था में रहेगा, उसको हम धीरे धीरे नॉर्मल करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ बढ़ती नहीं है फिर। और कह रहा है जो बच्चों की परिपक्वता से पहले हुई मस्तिष्क की क्षति के कारण उत्पन्न होती है। जैसा कि दोस्तों बताया सेरेब्रल और पाल्सी। ठीक है। तो ये जो आपका है, इसमें क्या होगा कि जो मस्तिष्क में क्षति है उसके कारण से उत्पन्न होगी। अभी हम सेरेब्रल और पाल्सी का आपको अर्थ भी बताएंगे। इसमें क्या होता है, इसके फलस्वरूप जो मांसपेशियाँ हैं उसमें सामंजस्य की कमी हो जाती है और बच्चों में गामक अपंगता आ जाती है ना, गामक अक्षमता आ जाती है, हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि स्नायु तंत्र की दोष के कारण होने वाली स्थिति, जिसमें मस्तिष्क क्षतिग्रस्त होने से शरीर संचालन जो है एवं उसमें जो गति है वो प्रभावित होती है। ठीक है। इसमें जो है इसे हम क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात कहते हैं। दो शब्द आप लोगों ने देखिए, एक आपने देखा सेरेब्रल, एक आपने देखा पाल्सी। ठीक है। सेरेब्रल का अर्थ क्या होता है, मस्तिष्क के दोनों भाग। क्या होता है, मस्तिष्क के दोनों भाग, है ना, मस्तिष्क के दोनों भाग, सेरेब्रल का अर्थ। और पाल्सी का अर्थ क्या होता है कि ऐसी अक्षमता या क्षति जो शरीर की गति को नियंत्रित करती हो, ऐसी अक्षमता या क्षति जो शरीर की गति को नियंत्रित करती हो, इसी को हम कह सकते हैं भैया। इसमें बच्चा जो नियंत्रण है वो खो देता है, मस्तिष्क की योग्यताएं खत्म हो जाती हैं, और इससे क्या होता है, बच्चे में मिर्गी की भी समस्या बढ़ने लगती है। ज़्यादातर बच्चों में मानसिक मंदता भी देखने को मिलती है, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मस्तिष्क का लकवा। इसे क्या कहते हैं, मस्तिष्क का लकवा कहते हैं, है ना। ये आपकी सेरेब्रल पाल्सी। कारण क्या होंगे, कह सकते हैं कि जब बच्चे का जन्म हो रहा था तब वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाना, बच्चे के मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, या हम कह सकते हैं कि माँ, जो गर्भवती माता है, उसका रक्तस्राव ज़्यादा हो जाना। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि माँ का जो बच्चा है उसके लिए हम कह सकते हैं कि सही से उसका पालन पोषण ना करना, बार बार बच्चे का गिरना, है ना, जहाँ पर ये असमानताएँ पाई जाती हैं और देखने को मिलता है। बच्चे को दौरा भी पड़ता है, बच्चा चिड़चिड़ापन भी दिखाता है, घबराहट भी होती है, श्वसन संबंधी क्रियाएं भी जो हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं धीरे धीरे, और बच्चे को खाने की भी समस्या होती है। अब हम बात करते हैं प्रकारों की, है ना, और इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। और मैंने आपको क्या बताया कि अपना नाम, अपने राज्य का नाम, और भैया आप किस ज़िले से हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप अपने सभी ग्रुप में, जितने भी ग्रुप में आप जुड़े हैं, चाहे वो आपके कॉलेज का ग्रुप हो या किसी भी ग्रुप में आप जुड़े हों, वहाँ पर एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और ये काम आप लोग बहुत कम करते हैं, या मान के चलिए कि ये केवल 1 या 2% लोग ही करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके लिए मेहनत की जा रही है तो आपका भी पूरा उत्तरदायित्व है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप तक शेयर करें। देखिएगा, प्रकारों की बात करते हैं, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के प्रकारों की, है ना। इसको 3 प्रकार से मुख्यतः बांटा गया, और तीनों को मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। हम तीनों प्रकारों को यहाँ पर बना के बताएंगे। पहला प्रकार आपको कि तीव्रता के आधार पर बांट दिया गया। दूसरा आपका क्या कहा गया कि प्रभावित अंगों के आधार पर हम इसको बांटेंगे। और तीसरा आपका क्या कहा गया कि भैया हम चिकित्सकीय लक्षणों के आधार पर चिकित्सकीय
लक्षणों के आधार पर इसको बांटेंगे, है ना। तो ये आपका 3 प्रकार से बांटा गया, जो कि आपका, तो पहले प्रकार में तीव्रता के आधार पर क्या कहा गया पहला, और इसको भी 3 भागों में बांटा गया। कहा गया भैया अल्प प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, अति अल्प प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, और तीसरा आपका रखा गया गंभीर प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। जिसमें से अगर अल्प की हम बात करते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पर जो शरीर की स्थिति है और इससे संबंधित जो अक्षमता है वो बहुत ही कम प्रभावित होती है, बहुत ही क्या होती है, न्यूनतम होती है, बहुत ही कम होती है। हम कह सकते हैं कि बच्चा पूर्णतः स्वतंत्र रहता है और बच्चे में जो सीखने की समस्या है वो हो सकती है। बच्चा क्या है, इस अवस्था में स्वतंत्र है, ठीक है। लेकिन अति अल्प में क्या आएगा, अति अल्प प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, यहाँ पर क्या होगा कि अल्प से थोड़ी सी ज़्यादा, यानी कि जो अल्प प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सा था उससे संबंधित जो भी गामक और शारीरिक स्थितियाँ होंगी वो भैया क्या होंगी, वो प्रभावित करेंगी इसको, और ज़्यादा प्रभावित करेंगी। बच्चा पुनर्वास की सेवाएं, अगर हम बात करें इनको, तो भैया इनको क्या, पुनर्वास की सेवाएं हम दिलवा सकते हैं और कुछ ना कुछ आत्मनिर्भर बना सकते हैं। लेकिन जो गंभीर प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात वाले बच्चे होते हैं, ये इनमें जो गामक अक्षमता होगी बहुत ज़्यादा होगी और ये जीवन पर्यंत दूसरों पर ही निर्भर रहेंगे, है ना, दूसरों पर ही आश्रित रहेंगे, दूसरों पर ही निर्भर रहेंगे। इसके बाद में हम बांटते हैं प्रभावित अंगों के आधार पर, है ना। प्रभावित अंगों के आधार पर हम बांटेंगे तो हम कहेंगे मोनोप्लेजिया, GIA, है ना, मोनोप्लेजिया। हम कहेंगे हेमीप्लेजिया, है ना। हम कहेंगे भैया क्या, डायप्लेजिया। हम कहेंगे भैया क्या, पैराप्लेजिया। और हम क्या कहेंगे, क्वाड्रिप्लेजिया। ये 5 भाग बांटे गए प्रभावित अंगों के आधार पर। जहाँ पर कहा गया भैया कहा गया है आपका मोनोप्लेजिया, जहाँ पर कहा गया कि बच्चे का जो कह सकते हैं प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात होगा कोई एक हाथ में या एक पैर में प्रभावित होगा, वो आपका मोनो कहलाएगा, मोनोप्लेजिया। जहाँ पर एक हाथ और एक पैर बच्चे का प्रभावित होगा और आमतौर पर क्या होता है, हाथ ही प्रभावित होता है, तो वो मोनोप्लेजिया कहलाएगा। हेमीप्लेजिया में क्या होगा, हेमीप्लेजिया में होगा व्यक्ति के, मान लीजिए ये पूरा शरीर है बच्चे का, थोड़ा सा हम बना लेते हैं, अच्छा नहीं बन रहा होगा भैया, है ना, फिर भी समझते हैं। व्यक्ति के पूरे एक साइड का, या तो लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड, तो अगर एक तरफ का हाथ या पैर प्रभावित होगा, या तो इधर का हो सकता है या तो इधर का हो सकता है, तो हम उसको कहेंगे हेमीप्लेजिया। इसके बाद में आपका डायप्लेजिया आता है, डायप्लेजिया। तो डायप्लेजिया में क्या होता है, ज़्यादातर भैया दोनों हाथ प्रभावित होंगे और या तो दोनों पैर प्रभावित होंगे, है ना, डायप्लेजिया आपका। पैराप्लेजिया में क्या होगा, केवल दोनों पैर प्रभावित होंगे, है ना, केवल दोनों पैर प्रभावित होंगे। क्वाड्रिप्लेजिया में पूरा शरीर बच्चे का प्रभावित होता है प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से, ठीक है। इसके बाद में हम बांटते हैं भैया आपके चिकित्सकीय लक्षणों के आधार पर। तो यहाँ पर हमने बांटा कितने भागों में, मुख्यतः इसको हम बांट लेते हैं, यहाँ पर इसको आगे नीचे कर लेते हैं, इसको हम बांट लेते हैं 1, 2, 3 और 4 भागों में। जहाँ पर एथेटोसिस प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, एटैक्सिया प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, मिश्रित, है ना, और एक आपका स्पास्टिसिटी। तो ये आपके 4 प्रकार के जो बताए गए, आपके यहाँ पर बताए गए चिकित्सकीय में, है ना। तो इसमें क्या होगा, स्पास्टिसिटी में पहले हम बात कर लेते हैं। इसमें बच्चों में काफ़ी धीमापन पाया जाएगा, मांसपेशियाँ काफ़ी कड़ी हुई पाई जाएंगी और बच्चे जो होंगे काफ़ी सुस्त लगेंगे, और बच्चे का जो मानसिक तनाव होगा वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ होगा, है ना, मांसपेशियों का कड़ापन भी पाया जाएगा। इसके बाद में एथिटोसिस की बात कर लेते हैं।
तो इसमें जो तनाव होगा वो बदलता रहता है, कभी ज़्यादा तनाव कभी कम तनाव, और बच्चा जो है अनियंत्रित गति करता रहता है, यानी कि कपाता रहता है, हाथ पैर उसके कांपते रहते हैं। और जो अंग संचालन बच्चा करना चाहेगा उसमें वो कांपने लगेंगे, अंग नियंत्रित जो है नियंत्रण सही से नहीं कर पाएगा बच्चा, जिससे क्या होगा कि मांसपेशियों में लगातार तनाव जो है वो बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट आपका एटेक्सिया। तो हम कहेंगे एटेक्सिया में इसमें भी अस्थिर और अनियंत्रित गति होती है, और संतुलन खराब होने पर बच्चा क्या होता है, खड़े होने पर गिर जाता है। इतनी खराब स्थिति होती है, बच्चा गिर जाता है। मिश्रित में क्या है आपको मिश्रित में आपका स्पास्टिसिटी और एटेक्सिया, इन दोनों के लक्षण जो हैं देखने को मिलेंगे मिश्रित में, मिश्रित प्रमस्तिष्क की पक्षाघात में। ठीक है, ये आपका प्रमस्तिष्क की पक्षाघात कंप्लीट। इसके बाद में हम बात करते हैं आपके एमडी की, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी कि मांसपेशी क्षरण या मांसपेशी दुर्विकार, इसको सबसे पहले 1890 में पहचाना गया है ना। और ये कहा गया ये एक प्रकार की हमारी जो मांसपेशी क्षरण है, जहाँ पर मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर कहा गया इसको, ये क्या है, वंशानुगत बीमारी है। ये क्या है, वंशानुगत बीमारी है। ठीक है, वंशानुगत बीमारी है जो धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ती रहती है। इसके साथ साथ जो स्नायु मांसपेशियाँ हैं विकलांगता के समूह में आती हैं, और जो भी गामक अक्षमता है ये बच्चे में होने लगती, देखने को मिलती है। मांसपेशियाँ क्या हैं, ये क्षरित होने लगेंगी, यानी कि बहुत कमज़ोर होने लगेंगी, जिसके कारण क्या होता है कि बच्चा सही ढंग से कार्य नहीं कर पाता, और बच्चे के श्वसन में भी समस्या देखने को मिलती है, श्वसन तंत्र में भी समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, और ख़ास करके ये बाल्यावस्था में ही बच्चों को कमज़ोरी बढ़ती है, और पैदाइशी ये देखने को नहीं मिलती। ये कोई पैदाइशी रोग नहीं है, क्या है, वंशानुगत रोग है ना, वंशानुगत बीमारी है। जहाँ पर हम बात करते हैं 3 प्रकारों की। पहला आपका ड्यूशन, और सबसे अगर ख़तरनाक मांसपेशी क्षरण है तो यही ड्यूशन है ना। दूसरा आपका क्या है, अर्ब जुवेनाइन, ठीक है, मांसपेशी क्षरण। और तीसरा आपका क्या है, आपको हो गए इन्फेंटाइल मांसपेशी क्षरण। तो हम कहते हैं ड्यूशन में, तो ड्यूशन में कहते हैं कि भैया ये जो है ये सबसे खतरनाक कौन है आपका, आपका ड्यूशन है। मतलब क्या है, जो भी आपकी बीमारी है 3 से 8 वर्ष के जो बच्चे इनकी बीमारी है इसमें देखने को मिलता है, और इसमें मांसपेशी क्षरण बहुत जल्दी होने लगता है। बच्चों में की जो मांसपेशियां हैं उनमें चर्बी जमा होने लगती है, जिस कारण से बच्चे चल नहीं पाते, अपना काम नहीं कर पाते, उठ नहीं पाते, घुटनों के बल जो है वो घुटनों से उठ नहीं पाते, और जब भी चलते हैं बच्चे तो अपना पैर उठा करके चलते हैं। ठीक है, यानी कि चलने में बच्चे को बहुत समस्या होती है, और भैया इनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, ये बहुत जल्दी थकान महसूस कर लेते हैं, पंजे के बल चलते हैं। कुछ बच्चे इनमें मानसिक मंदित भी देखने को मिलते हैं, और बहुत जल्दी ये थक जाते हैं, थोड़ी थोड़ी जगह पर ये बैठ पाते हैं, और लुंज पुंज होते हैं बिल्कुल, है ना। जब दौड़ते हैं तो गिर पड़ते हैं, और हड्डी पर जो गंभीर मोड़ है वो देखने को मिलता है। तो ये भैया आपका ड्यूशन मांसपेशी क्षरण के अंतर्गत आता है। और सबसे खतरनाक बीमारी अगर कही जाए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की तो यही होती है। अर्ब जुवेनाइन, इसमें क्या होता है, इसमें मुख्यतः कूल्हे की मांसपेशियाँ, मुख्यतः कूल्हा जो हमारा होता है उसकी मांसपेशियाँ क्षरित होती हैं। ये हमें 12 से 16 वर्ष में देखने को मिलता है। और इसमें क्या होगा, स्पाइनल की भी समस्या होगी, और चाल जो होगी वो भी असामान्य देखने को मिलती है। तीसरा है भैया आपका इन्फेंटाइल। तो इन्फेंटाइल में क्या होता है, हम कह सकते हैं कि इसमें पूरी तरह से आँख जो है वो पूरी तरह से बंद नहीं होती, बच्चे को मुंह खोलने और बंद करने में भी समस्या होती है, और जो होंठ है वो काफ़ी मोटे हो जाते हैं, और भैया उनसे क्या है, लार गिरा करती है, लार टपका करती है। तो ये आपका इन्फेंटाइल। अगर कहे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का सबसे खतरनाक, तो आपको होगा सर ये ड्यूशन है। ठीक है, ड्यूशन मांसपेशी क्षरण है। अब हम बात करते हैं भैया यहीं पर अपने विजुअल इम्पेयरमेंट की, है ना, जिसको हम कहते हैं दृष्टि
अक्षमता, दृष्टि अक्षमता क्या है? तो आप कहोगे दृष्टि अक्षमता यानी कि देखने में समस्या, है ना, क्योंकि हमारी जो मुख्य इंद्रियां 5 हैं, हम कह सकते हैं हम सुन सकते हैं, हम किसी भी चीज़ को सूंघ सकते हैं, स्मेल ले सकते हैं, किसी भी चीज़ का स्वाद ले सकते हैं, उसको स्पर्श कर सकते हैं। तो इन शक्तियों को बढ़ाकर, या हम कह सकते हैं इन शक्तियों के द्वारा ही हम लोग अपना काम करते हैं। लेकिन हमारी जब ये दृष्टि जो है उसमें किसी ना किसी प्रकार का दोष आ जाता है, तो क्या करते हैं, हमारे जो दैनिक जीवन के क्रियाकलाप हैं ये धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। तो कहा गया दृष्टि अक्षमता किसको कही जाएगी? तो भैया दृष्टि अक्षमता कही जाएगी जो व्यक्ति चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंस, दवाओं के सेवन, ऑपरेशन इसके बावजूद भी नहीं देख पा रहा है, इसके बावजूद भी नहीं देख पा रहा है, यानी कि उसको कॉन्टैक्ट लेंस लगाए गए, दवाओं का सेवन किया गया, ऑपरेशन किया गया और फिर भी व्यक्ति नहीं देख पाया, है ना, उसको हम क्या कहेंगे? दृष्टि अक्षम व्यक्ति कहेंगे, है ना। और परिभाषा दी गई अमेरिकन फाउंडेशन 1961 के अनुसार, अमेरिकन फाउंडेशन 1961 के अनुसार इन्होंने कहा कि जिन बच्चों की दृष्टि समझन क्षमता 20/200 है ना, स्लेनर चार्ट होता है, तो उनको क्या कहेंगे? उनको हम नेत्रहीन कहेंगे, नेत्रहीन करेंगे, यानी कि उनको कतई नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन सॉरी भैया, तबीयत थोड़ा ख़राब है, लेकिन खांसी भी बीच में आ जाती है, माफ़ी चाहता हूँ। तो दूसरा क्या है? दूसरा इन्होंने क्या कहा? कहा कि ऐसे बच्चे जिनकी दृष्टि समझन क्षमता 20 से 70 तथा 20 से 200 के बीच में होगी, उनको हम कहेंगे लो विज़न या अल्प दृष्टि वाले बच्चे कहेंगे। पूर्ण दृष्टि कब होगा बच्चा? जब 20/200 भी नहीं देख पा रहा है, और अगर 20/70 से 20/200 के बीच में देख रहा है तो उसको हम लोग अल्प दृष्टिबाधित या लो विज़न वाला बच्चा कहेंगे। ठीक है। कह सकते हैं कि जो आपका पूर्ण दृष्टिबाधित है उसमें बच्चे को हम ब्रेल लिपि के द्वारा, बच्चे को हम किसके द्वारा? ब्रेल लिपि के द्वारा चीज़ों को सिखाते हैं। और ब्रेल लिपि आपको पता है कि भैया लुईस ब्रेल ने दी थी, जहाँ पर 6 बिंदुओं की बात आती है। इम्पॉर्टेंट था, बता दिया आपको। ऐसे ही हम कह सकते हैं लक्षण क्या देखने को मिलेंगे? लक्षण देखने को मिलेंगे कि बार बार लगातार पानी आ रहा होगा, बच्चे के जो आँख है वो लाल हो रही होंगी, नेत्र जो है सामान्य गति कर रहा होगा। और ये आपके 2 ही भागों में बांटा गया है, जो दृष्टि अक्षमता है 2 भागों में ही बांटा गया, 2 प्रकार बताए गए इसके, एक पूर्ण दृष्टिबाधित और एक अल्प दृष्टिबाधित, जिनको बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है और जिनको कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, यानी कि 20/70 से 20/200 के बीच में अगर इनकी समझन क्षमता आती है तो इनको रखा जाएगा भैया अल्प दृष्टि में। जिनको बार बार सिर दर्द की शिकायत है ना, छोटे चित्र नहीं देख पाते, लिखावट या पढ़ने में समस्या है, तो यहाँ पर देखने को मिलता है। आप लोगों ने स्लेनर चार्ट देखा होगा, यहाँ पर 20/20 है ना, ऐसे करके जो स्लेनर चार्ट लगा होता है, जहाँ पर लिखा होता है सारे अक्षर ऐसे ऐसे करके बने होते हैं, तो वहाँ पर भी इन चीज़ों का मेंशन किया जाता है। इसके बाद में आपका है हेयरिंग इम्पेयरमेंट, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं श्रवण बाधिता। क्या बोलते हैं? श्रवण बाधिता। तो कहेंगे भैया श्रवण बाधिता यानी कि सुनने में किसी प्रकार का दोष, चाहे वो वंशानुक्रम हो, चाहे वो कान के पीछे की कोई भी खराबी हो, भाई कोई रोग हो गया हो, कान में किसी प्रकार की चोट लग गई हो, कोई खराबी हो गई हो, या हमारे वंशानुगत भी ये चीज़ें हमें मिलती हैं। तो अगर सुनने में समस्या है तो भैया उनको हम क्या कहेंगे? श्रवण बाधित बच्चे कहेंगे, हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे कहेंगे। परिभाषा दी गई भारतीय पुनर्वास RCI के द्वारा 1992 में। कहा गया जब बच्चा 70 dB ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है, डी छोटा बी बड़ा, जब बच्चा 70 dB में होगा, 70 dB की क्षमता को सुन पाएगा, तो उस बच्चे को हम व्यावसायिक क्षेत्र में रखेंगे। और जब बच्चा 55 dB में होगा, 55 dB में होगा, तो उस बच्चे को हम कहाँ पर?
शिक्षा के प्रयोग में लाएंगे। 70 dB तो बच्चे को व्यवसायिक और 55 dB तो बच्चे को शिक्षा के क्षेत्र में लाएंगे हम। तो ये आपका कहलाएगा RCI के अनुसार। ठीक है, आपका ऐसे PWD एक्ट के अनुसार 1995, ठीक है, इसके अनुसार क्या कहा गया जब बच्चा जो श्रवण क्षमता है बच्चे की 60 dB या उससे अधिक कंठ पर बच्चे सुनने की क्षमता रखता होगा तो भैया उनको हम श्रवण दिव्यांग बच्चा कहेंगे, है ना। कह सकते हैं कि श्रवण दिव्यांग बच्चा उसको कहेंगे जो सामान्य रूप से हमारी सामान्य ध्वनियों को सुनने में अक्षमता महसूस कर रहा हो। इसमें भी 2 भागों में बांटा गया, एक आपका पूर्णता बधिर और दूसरा आपका अल्प श्रवण बधिर। एक आपका पूर्णता बधिर, एक आपका अल्प श्रवण बधिर। पूर्णता बधिर में हम कह सकते हैं कि बच्चे को बिल्कुल भी ना सुनाई दे रहा हो, यानी कि 90 dB से अगर हम 90 dB की भी ध्वनि बच्चे को दिखाएं, जो कि हम इसको नापते हैं डेसिबल में, तो कहते हैं भैया ऐसे बच्चे जिनका श्रवण क्षय 90 dB या इससे अधिक डेसिबल स्तर का होता है, तो ऐसे बच्चों को हम लोग श्रवण यंत्र या कह सकते हैं कि इनको श्रवण यंत्र लगाने पर भी सुनाई नहीं दे रहा है ना। कोई भी जो कान की मशीन होती है जिससे आवाज़ें बाहर से अंदर जा रही हैं, कान में जा रही हैं, तो अगर उनको भी हम लगा रहे हैं फिर भी बच्चे नहीं सुन पा रहे हैं, तो भैया वो आपका कौन कहलाएगा? श्रवण बाधित बच्चा कहलाएगा, पूर्ण श्रवण बाधित। दूसरा आपका क्या है? अल्प श्रवण बाधित, है ना। तो अल्प श्रवण बाधित में क्या होगा कि ऐसे बच्चे श्रवण यंत्र का उपयोग लगा करके क्रियाओं को सुन सकते हैं, क्रियाओं को कर सकते हैं। यानी कि अगर हम श्रवण यंत्र का उपयोग करते हैं तो बच्चे को हम बेहतर सुना सकते हैं। ठीक है, इसका भी वर्गीकरण किया गया। अगर बात करते हैं तो आपको हो गए, एक आपका किया गया गंभीरता के आधार पर वर्गीकरण पहला, और दूसरा किया गया प्रकार के आधार पर। गंभीरता की जब भी हम बात करते हैं तो कहते हैं अगर बच्चा 10 से 25 डेसिबल के बीच में होगा तो बच्चे को हम सामान्य बच्चा कहेंगे, जो जैसे कि हम लोगों को सुनाई देता है 10 से 25 dB के बीच में। ऐसे ही आपका 26 से 40 dB के बीच में है तो बच्चे को कहा जाएगा अति अल्प। ठीक है, अगर भैया है आपका 41 से 55 के बीच dB है, डेसिबल क्षमता है सुनने की, तो उनको अल्प कहा जाएगा। तो उनको क्या कहा जाए? अल्प प्रोसेस की पक्षाघात। इसके बाद में 56 से 70 के बीच में है तो आपको हो गए अल्पतम हेयरिंग लॉस। इसके बाद में 71 से 90 के dB के बीच में अगर बच्चा है तो हम कहेंगे गंभीर, यानी कि सीवियर कंडीशन है प्रोसेस की पक्षाघात की। और अगर हम 91 dB से अधिक की बात करते हैं तो कहते हैं भैया अति गंभीर है, या जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ण श्रवण बाधित है। तो इस प्रकार से बांटा गया। ये बांटा गया आपका कह सकते हैं कि ये आपका बांटा गया क्लार्क के अनुसार, है ना, क्लार्क के अनुसार। ठीक है, WHO में क्या किया गया? ये सारी चीज़ें जो रखी गई WHO में 0 से 25 dB रखा गया। और कभी भी आप लिखते हो तो WHO का ही लिखिएगा, और इसके बाद में सारी चीज़ें आपको यही देखने को मिली। ठीक है, 0 से 25 केवल यहाँ पर सामान्य को रखा गया, और यहाँ पर 10 से 25 dB सामान्य को रखा जा रहा था, है ना। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये आपका हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं आपके प्रकार के अनुसार, है ना। प्रकार के अनुसार भैया 3 भागों में बांटा गया। प्रकार के अनुसार प्रोसेसिव पक्षाघात हेयरिंग इम्पेयरमेंट को 3 भागों में बांटा गया। तो 3 भाग आपके कौन से होंगे? एक आपका होगा चलित श्रवण दोष, है ना। एक आपका होगा संवेदीय श्रवण दोष। एक आपका होगा मिश्रित श्रवण दोष। ठीक है, मिश्रित श्रवण दोष। तो 3 प्रकार के आपके श्रवण दोष जो थे वो बांटे गए। पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको भी और तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद में हम सीधा बात करते हैं आपके यूनिट 2.4 की। ठीक है, यूनिट 2.4 में क्या कहता है? इसमें भैया कहा जा रहा है कि वाणी और भाषा विकार, लैंग्वेज और
स्पीच डिसऑर्डर की बात होती है आपके 2.4 में। तो हम कहते हैं भाषा क्या है? भाषा क्या है? तो कहते हैं भैया ऐसे संकेत, भाषा एक ऐसी सांकेतिक व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम लोग विचारों और भावों और अपनी इच्छाओं को आदान प्रदान या व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? भाषा कहलाएगी। और भाषा में हम सांकेतिक रूप का भी प्रयोग कर सकते हैं, संकेतों के माध्यम से भी हम लोग भाषा अपनी दे सकते हैं। नॉम चॉम्स्की जी जो भाषा अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने कह सकते हैं कि उन तथ्यों को देखा जो मनुष्य में पाए जाते थे और लक्षण जो देखने को मिले वो मनुष्य को पशुओं से भिन्न बताया गया। इनके अनुसार, चॉम्स्की जी के अनुसार कहा गया कि जो भी ध्वन्यात्मक शब्द के द्वारा जो भी विचार व्यक्त हो रहे हैं उनकी भाषा क्या कहलाएगी आपकी? उनकी भाषा, या उन्हें ही हम लोग क्या कहेंगे? लैंग्वेज कहेंगे या भाषा कहेंगे। भाषा दोष अगर भाई किसी प्रकार में के बच्चे में जो भी शारीरिक, बोधात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, वातावरणीय, इनमें सब में अगर चीज़ें देखने को मिलती है, इनमें सब में विकास बच्चे का कम देखने को मिलता है, बच्चा अगर बोल कम रहा है, चीज़ों को कम समझ रहा है, तो भैया हम क्या करेंगे? भाषा ग्रहण कराने की कठिनाई महसूस उनको दिलवाएंगे। भैया आप करो ऐसा कि भाषा ग्रहण करो, और भाषा अभिव्यक्ति में कठिनाई भी महसूस करेंगे वो लोग। ठीक है, और मिश्रित समस्या भी उसमें महसूस होगी। यानी कि बच्चा जो भी भाषा को ग्रहण करने जाएगा उसमें कठिनाई होगी, भाषा की समझ में, अधिग्रहण करने में से कठिनाई होगी, और मिश्रित समस्या भी देखने को मिलेंगी आपकी भाषा में। ऐसे ही अगर हम वाणी की बात करें तो कहोगे सर वाणी क्या है? तो कहेंगे भैया वाणी क्या है? किसी भी अर्थपूर्ण शब्द को क्या कहेंगे? वाणी कहेंगे। किसी भी अर्थपूर्ण, यानी कि अर्थ वाले जो अर्थपूर्ण शब्द हैं उनको हम क्या कहेंगे? वाणी कहेंगे। किसी भी अर्थपूर्ण शब्द को हम क्या कहेंगे? वाणी कहेंगे। और प्रत्येक वाणी की अपनी विशेषताएं होती हैं। जो कह सकते हैं वाणी वह प्रक्रिया है जो ध्वनि की उपस्थिति में निकलती है। वाणी कब निकलती है? जब ध्वनि निकलेगी तभी क्या निकलेगी? वाणी निकलेगी। और अगर भैया ध्वनि को उच्चारित करने में किसी प्रकार का दोष होता है तो भैया क्या होता है? आपका वाणी दोष होता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका SODA। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सोडा। कहोगे सर सोडा क्या होता है? तो S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, O का मतलब होता है ओमिजन, D का मतलब होता है डिस्टॉर्शन, और A का मतलब क्या होता है? एडिशन। तो ये होता है सोडा का फुल फॉर्म। जहाँ पर प्रतिस्थापन की बात करते हैं, जहाँ पर छोड़ने की बात करते हैं, ओमिजन की बात करते हैं, शुद्ध बोलने की बात करते हैं, डिस्टॉर्शन की बात करते हैं, और एडिशन की बात करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जोड़ना। प्रतिस्थापन में क्या होगा? बच्चा एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग कर देगा। जैसे अगर बच्चा कुत्ता बोल रहा है, कुत्ता, तो कहेगा तुत्ता। ये भी आपकी क्या है? वाणी विकार है, आपका स्पीच डिसऑर्डर है। ऐसे ही आपका कह सकते हैं छोड़ने में, या आपका ओमिजन में क्या होगा? ओमिजन में क्या होगा? बच्चा जो चीज़ों को भूल जाएगा। अगर कहेगा कमल तो का छोड़ देगा, कहेगा मल, है ना। अगर कहेगा खुशबू, अगर कहेगा खुशबू तो कहेगा बू, है ना। तो जो बच्चा चीज़ों को छोड़ रहा है, शब्दों को छोड़ रहा है, तो भैया आपका ओमिजन कहलाएगा। डिस्टॉर्शन क्या होगा? इसमें क्या होगा? जो भी वाक संबंधी दोष होंगे, बच्चा क्रिया को बार बार दोहरा रहा है ना, या हम कह सकते हैं कि बिना रुके हुए धारा प्रवाह चीज़ों को बोलता ही जा रहा है ना। तो यहाँ पर आपका डिस्टॉर्शन होगा। और एडिशन चीज़ों को जोड़ लेगा, है ना, चीज़ों को जोड़ लेगा। हकलाना हुआ, रूखी आवाज़ हुई, श्वास भरकर बोलना हुआ, या ऊंचे स्वरों का दोष हुआ, तो ये आपका कहलाएगा कंठ दोष के अंतर्गत, जो कि आपका एडिशन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं आपका यूनिट 2.5 की। ठीक है, 2.5 की, जहाँ पर
आपका आएगा मल्टीपल डिसेबिलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका बहुविकलांगता। क्या बोलेंगे? बहुविकलांगता, इसको हम लोग बोलेंगे बहुविकलांगता। और हम एक यहीं पर दूसरी भी चीज़ पढ़ेंगे, बधिरांधता। बधिरांधता, ये 2 चैप्टर्स को यहाँ पर हम कवर करेंगे, ठीक है, 2.5 में। और दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, इस पर भी और इस पर भी, है ना, स्टार बना करके। तो बात करते हैं सबसे पहले हम बहुविकलांगता की। तो कहेंगे भैया 2 या 2 से अधिक विकलांगताएं, या 2 या 2 से अधिक प्रमाणित विकलांगताएं, है ना, 2 या 2 से अधिक प्रमाणित विकलांगताएं, है ना, जो या तो संक्रमण के कारण हुई हों या तो वंशानुक्रम हुई हो, ठीक है, अनुवांशिक हुई हो। तो ऐसी विकलांगताएं आपकी किसके अंतर्गत आएंगी? बहुविकलांगता के अंतर्गत आएंगी। NTA नेशनल ट्रस्ट एक्ट में बहुविकलांगता के बारे में बताया गया और परिभाषा भी दी गई है। कहा गया यदि किसी व्यक्ति की प्रमाणित विकलांगता के साथ दूसरी विकलांगता है तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुविकलांगता वाला व्यक्ति कहेंगे। हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक विकलांगता के समायोजन को हम क्या कहेंगे? बहुविकलांगता कहेंगे। जहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि बच्चे को विजुअल इम्पेयरमेंट यानी कि दृष्टिबाधिता के साथ में बच्चे को श्रवण बाधिता है और बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मानसिक मंदता भी है, ठीक है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा, आप कहोगे सर बच्चा विजुअल इम्पेयरमेंट है, बच्चा देख नहीं पा रहा है, दृष्टिबाधित जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, और बच्चा क्या है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि मानसिक मंदित है। ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं बच्चा प्रमस्तिष्की पक्षाघात से ग्रसित है और बच्चा मानसिक मंदित है। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि बच्चे में गामक अक्षमता है और बच्चे में CP है, बच्चे में श्रवण बाधिता है ना। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे? ये भी एक प्रकार का, और बच्चे में आपकी विजुअल इम्पेयरमेंट यानी कि दृष्टिबाधिता भी है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि इन बच्चों में बहुविकलांगता है। इसमें क्या होगा? बहुविकलांगता में बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो भी धीमा होगा, बच्चा अपनी गर्दन पर नियंत्रण नहीं कर पाएगा, घुटनों के बल चल नहीं सकता, है ना, शौच क्रिया में भी अभाव होगी, चबाने में, उगलने में, निगलने में इसमें कठिनाई होगी, बच्चे को सूंघने में, स्पर्श करने में, जो स्वाद है उसमें कठिनाई होगी, है ना। बच्चा विचारों और भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकेगा और भी ऐसे काफ़ी सारे कौशल हैं जिनमें जो है पिछड़ापन देखने को मिलेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी अभी बात की थी बधिरांधता। बधिर, देखिए 2 शब्द निकलते हैं, बधिर प्लस अंधता। बधिर का मतलब क्या होगा? बच्चा सुनने में असमर्थ है। अंधता का मतलब क्या होगा? बच्चा विजुअल इम्पेयरमेंट है। तो ऐसा बच्चा ऐसा व्यक्ति या ऐसा बालक जो सुनने में समस्या दिखा रहा हो और जो भी भैया देखने में भी समस्या दिखा रहा हो, सुनने में समस्या हो और देखने में भी समस्या हो, तो ऐसी दिव्यांगता को हम क्या कहेंगे? आपकी बधिरांधता कहेंगे, है ना, जहाँ पर दोनों समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसमें क्या होगा? बच्चा दिखेगा नहीं तो बच्चा बहुत ज़्यादा सोएगा, है ना। बच्चा बधिर है भाई, उसको सुनाई भी नहीं दे रहा, दिखाई भी नहीं दे रहा, तो बच्चा बहुत ज़्यादा सोएगा, है ना। अपनी भुजाओं का प्रयोग, अपने हाथ पैर का प्रयोग बहुत कम करेगा, है ना। कह सकते हैं कि नज़रें बहुत कम मिलाएगा, है ना। स्वतः नहीं बैठ पाएगा, कहीं पर नहीं जा पाएगा, और भैया उसकी तरफ जो भी पहुँच है, वस्तुओं की जो गुणवत्ता है उसको भी बढ़ाया जा सकता है, और आवाज़ों को, ध्वनियों को प्रतिक्रिया करके बढ़ाया जा सकता है। ये प्रकार से आपका यूनिट 2 जो था वो कंप्लीट होता है। आप अपना नाम, अपने राज्य का नाम और भैया ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ जो पहली बार चैनल पर हैं, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, और एक बार अपने सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।